सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य। 10th स्टैंडर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने स्टार्ट कर दिया है। पहले वीडियो में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपेयर किया था, जिसमें मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था। आज बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करने की। तो आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अब बच्चों, ऑक्सीजन के साथ बिना हर मेटल एक ही तरीके से रिएक्ट नहीं करता। कोई मेटल बहुत एक्टिवली रिएक्ट करता है, कोई नॉर्मल हाँ ठीक है भाई ओके रिएक्ट कर लेते हैं चलो ठीक है, कोई ऐसे दौड़ गया था अरे यार भाई रिएक्ट कर लेते हैं यार, है ना, और कोई ऐसा है नहीं करना था ऐसा रिएक्शन जा पक, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके का रिएक्शन होता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ जो मेटल्स होते हैं ना बच्चों, मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं वो मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो देते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है कि मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे गिव मेटल ऑक्साइड। या तो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, है ना, कुछ तो रिएक्शन ही नहीं करते हैं लेकिन कुछ तो करते हैं, कुछ बड़ी तेजी से रिएक्ट करते हैं, कुछ धीरे से करते हैं लेकिन रिएक्शन तो करते हैं। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर है, पक्का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैग्नीशियम की स्ट्रिप को जलाते हैं, है ना, एयर के प्रेजेंस में अपन जलाते हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। अगर बैलेंस करना है तो ऐसे कर लेंगे अपन, ठीक है। तो देखा आपने, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बनाया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही अपना एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को अगर अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। आपको बैलेंसिंग करना है ये राइट, 4 एल्यूमिनियम 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन 4 एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस तरह से अपना रिएक्शन हो सकता है मेटल ऑक्सीजन मेटल का ऑक्साइड। क्लियर है, तो ये बात हो गई अपनी। अच्छा, अब ना साइड में बच्चों अपन ना मेटल ऑक्साइड्स की थोड़ी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पूछा है ना मेटल का, तो एक प्रॉपर्टी तो ये हुआ, लेकिन टेक्स्ट बुक में हमको इसके साथ साथ मेटल ऑक्साइड्स की भी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की हुई है। तो आप चाहो तो एक चिपका सकते हो, ये मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी को मेटल की प्रॉपर्टी बोल के चिपका सकते हो, ठीक है, आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे कोशिश करना, अगर कम मार्क्स का है तो जितना बेसिकली दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में पॉइंट टू पॉइंट उतना लिखना है, और अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो उसको भी एक पॉइंट में लिख देना, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम मेटल ऑक्साइड्स की बात करें तो हमने ये पढ़ा है बच्चों कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, है ना, ये बेसिक होते हैं, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एक मेटल का ऑक्साइड है ना, तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, ये क्या देगा, AlCl3 प्लस H2O, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर, दो चीजें देगा। तो ये क्या है, मेटल का ऑक्साइड है ना, ये क्या है आपका एसिड है, ये क्या मिला आपको, सॉल्ट मिला, और ये क्या मिला, वाटर मिला। तो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है। तो एसिड के साथ कौन रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है बच्चों, एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है तब तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो वही बोला ना, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, इससे साबित हो गया कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, है ना, है ना। अच्छा, तो ये अब आपने देखा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये दे रहा है ना। अच्छा, अब अगर यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, अगर किसी बेस के साथ, बेस NaOH के साथ रिएक्ट करे तब ये क्या देगा, तब ये क्या देगा पता है, NaAlO2 प्लस वाटर। अब ये क्या है, NaAlO2, ये है सोडियम एल्यूमिनेट, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। बच्चों ये भी सॉल्ट है,
और ये रहा आपका वाटर, ये आपका मेटल का ऑक्साइड, और ये आपका बेस। अब देखो मेटल ऑक्साइड ने बेस का रिएक्शन देके भी सॉल्ट और वाटर दिया, ये क्या बात हो गई? तो बेस के साथ तो कौन रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर मिलता है, बेस के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। मैंने यहां पर आपको लिखवाया कि मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो आपने ऊपर जस्टिफाई भी कर लिया, लेकिन यहां फिर से देखा आपने, जब इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया आपने तो सॉल्ट और वाटर फिर से मिल रहा है। यहां तो ये बता रहा है कि ये एसिडिक नेचर का है, तभी तो बेस का रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तो यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एसिडिक हो गया, ऊपर बेसिक हो गया। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिकली देखा जाए बच्चों तो वो दोनों नेचर का होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हमारा वो दोनों नेचर का होता है, ठीक है, बेसिक भी है एसिडिक भी है। ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, याद रखना ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो एसिडिक एंड बेसिक बोथ नेचर शो करते हैं, ठीक है, दोनों नेचर शो करते हैं, उनको हम एसिडिक और बेसिक कहते हैं। वाटर भी हमारा एक एम्फोटेरिक है, ठीक है, H2 हमारा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड भी हमारा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वाटर, जिंक ऑक्साइड, ये सारे हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो हमारे मेटल के ऑक्साइड्स नॉर्मली बेसिक होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक भी होते हैं, मतलब एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। तो ये बात कर रहे थे हम किसकी? ऑक्साइड्स की, वो भी मेटल के, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड्स की एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लें कि देखो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, बेसिकली मेटल ऑक्साइड्स, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, ऐसा लिखो, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। एंड दोज सोल्यूबल इन वाटर फॉर्म अल्कली। अरे यार ये कोई बात हो गई, ये कोई चमत्कार थोड़ी हुआ, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अरे यार तुमने क्या पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड्स, ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स कैसे हैं? बेसिक नेचर के हैं, और अगर वो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं तो वो अल्कली होंगे। अरे यार वही बेस, जो बेस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उनको हम अल्कली कहते हैं, है ना। तो ये मेटल ऑक्साइड्स हैं जो बेसिक होते हैं, और ये अगर वाटर में सॉल्यूबल है तो अल्कली बना देंगे यार, सिंपल सी बात है ना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड है Na2O, ठीक है, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करो तो ये क्या बना लेगा? NaOH बना लेगा, ठीक है, ये NaOH बना लेगा, ठीक है। अच्छा बैलेंसिंग करना है अगर अपन को तो 2 NaOH, राइट, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। तो ये मेटल ऑक्साइड मेरा, ये पानी में डिसॉल्व होता है, क्या बनाता है? अल्कली बना लेता है, ठीक है, ओके। अच्छा तो इसको मिटा दूं जरा। अच्छा तो जैसा मैंने आपको इसको स्टार्ट कर तक बताया था कि अलग अलग मेटल्स ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो मेटल्स, ऐसा नहीं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ O2 अलग अलग तरीके का, हाईली रिएक्टिव है ना, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेटली रिएक्टिव, और फिर नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। हाईली रिएक्टिव में कौन आएगा अपना? एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम, ठीक है। दे कैच फायर व्हेन केप्ट इन ओपन। अगर आप इनको खुले में रख दो सोडियम और पोटेशियम को, तो ये सराउंडिंग के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं। ये इतना वाइगरसली रिएक्ट करते हैं इनके साथ, इतना फास्ट रिएक्शन करते हैं, इतना जबरदस्त रिएक्शन करते हैं कि इस दौरान बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक समझते हैं जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, या एनर्जी रिलीज होती है। तो इस केस में इतनी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है कि आग पकड़ लेते हैं ये, ठीक है। तो ये कैसा, सोडियम और पोटेशियम किस कैटेगरी में आएंगे? जो हाईली रिएक्टिव हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। कुछ हैं जो मॉडरेट रिएक्शंस करते हैं, जैसे कि हमारे
एल्यूमिनियम की बात हो गया, मैग्नीशियम का बात हो गया, बाकी एलिमेंट्स का बात हो गया, ठीक है। ये सब क्या करते हैं कि ये जब रिएक्ट करते हैं, अच्छा पहले हम कॉपर की बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम कॉपर, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे डेवलप एन ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेसेस, इनके सरफेसेस पर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ओके, थोड़ा सा और दिखेगा, वो भी लिख देते हैं। विच प्रोटेक्ट्स फर्दर ऑक्सीडेशन, समझे? इनको क्या होता है, आप नॉर्मली एयर में रखोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। और वो ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाने से क्या होता है कि अंदर का जो मेटल है वो बच जाता है फर्दर रिएक्ट करने से ऑक्सीजन के साथ। अगर अंदर का भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो भी ऑक्साइड बना लेगा, तो मेटल खत्म हो जाएगा, राइट। तो वो तो पूरा ऑक्साइड एक ऑक्साइड बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। तो वो ना मेटल्स का क्या होता है, जो सरफेस का हिस्सा है मेटल्स का, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो एक लेयर बना देता है ऑक्साइड की, जिसकी वजह से अंदर का जो हिस्सा है वो बच जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो ऑक्साइड बनने का जो प्रोसेस है, कोरोजन वगैरह भी जो हम कहते हैं, वो फायदेमंद भी और नुकसान भी करता है। नुकसान कैसे करता है कि वो मेटल को खाता है, मेटल का यूज कर लेता है वो, है ना। और फायदेमंद कैसा है कि एक बार ऊपर जो लेयर बन गई वो लेयर फिर अंदर के मेटल को प्रोटेक्ट करती है। तो बेसिकली तो फायदे के लिए ही है, वो लेयर जो बनी है वो अंदर वाले को प्रोटेक्ट कर लेती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ऊपर की लेयर खत्म हो जाती है। जब गिर जाती है तो नीचे का जो हिस्सा है वो फिर से एक्सपोज हो जाता है सराउंडिंग में और फिर से रिएक्शन होता है और इस तरह से वो नुकसान करता है ना। तो ये बात हो गई अपने नॉर्मल रिएक्शंस की। कई बार क्या होता है, ये प्रोसेस को हम जानबूझ के डेवलप करते हैं, मेटल्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जानबूझ के उनके ऊपर ना ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। उनका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं सरफेस का, ऊपर का कोटिंग बन जाएगा तो अंदर का सरफेस हम बचा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम के साथ ऐसा किया जाता है तो उसको हम कहते हैं एनोडाइजिंग, कहते हैं उसको एनोडाइजिंग कहा जाता है कि हम किसी एल्यूमिनियम की लेयर पे एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो एल्यूमिनियम है उसका ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है। अच्छा, अब इनमें भी क्या है कि देखो ये एल्यूमिनियम तो सराउंडिंग के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाएगा। फिर हमने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा हुआ था, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर आप मैग्नीशियम को जलाओ एयर में, ठीक है, तो एक डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, वो जलता है और बहुत उजाला करता है ना, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना। तो वो तो जल जाता है, मैग्नीशियम जलता है, लेकिन कॉपर अगर आप जलाओगे ना तो कॉपर जलेगा नहीं, ठीक है। कॉपर नहीं जलेगा, कॉपर क्या करेगा, बस एक ब्लैक कलर की लेयर बना लेगा, जिसे हम कहते हैं क्यूपरिक ऑक्साइड या Cu2 ऑक्साइड, ठीक है। जब आप इसको जलाने की कोशिश करोगे कॉपर को तो जलेगा नहीं, एक ब्लैक लेयर बना लेगा कॉपर ऑक्साइड की, ठीक है, फाइन। कॉपर 2 ऑक्साइड इसको हम कहते हैं। अच्छा, आयरन की अगर बात करें अपन, आप आयरन को नॉर्मली जलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं जलेगा, लेकिन आयरन के फिलिंग्स छोटे छोटे, ऐसे क्या बोलते हैं उसको अपन, बुरादा कहते हैं ना जिसको, बुरादा। आयरन के अगर बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, अगर आप उनको जलती हुई आग में फेंकोगे तो आवाज़ करते हुए, पॉपिंग साउंड करते हुए जलते हैं, है ना। तो नॉर्मली एक सॉलिड आयरन नहीं जलता, लेकिन आयरन का अगर पाउडर्ड हिस्सा लिया जाए, छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए जाए, वो अगर आप जलाओ तो वो जल जाता है, ठीक है। उसके पीछे रीज़न है कि होता क्या है कि वो छोटे छोटे हिस्से होते हैं ना, तो वो कम वॉल्यूम में ज़्यादा सरफेस एरिया मतलब ऑफर करते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से उनका इग्निशन टेम्परेचर जो है, लेटेंट हीट नहीं, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत आसानी से पहुंच जाता है, ठीक है। एक सॉलिड मास आयरन होगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर जल्दी आप नहीं पहुंच सकते, इसलिए वो आग नहीं पकड़ता। लेकिन छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इग्निशन टेम्परेचर तक वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और इस वजह से वो आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल की बात करें नॉन रिएक्टिव में, तो एग्जाम्पल के तौर पर आएगा गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। ये सब जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो आपने देखा होगा, इसलिए इन सब की जो ज्वेलरी वगैरह है बहुत महंगी आती है, तो ऐसे भी बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं, प्लस कीमती होते हैं। अच्छा, सिल्वर वगैरह भी जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इन सब की ज्वेलरी वगैरह बनाए थे, बहुत दिनों तक ये चमकते रहते हैं, शानदार, ठीक है। और मतलब नॉर्मल ही क्या, हाई टेम्परेचर पर भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये कहानी हो गई सारी की सारी क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। आपने पढ़ा पूरा का पूरा, इसमें मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होता है, कोई फास्ट कोई कम, कैसा रिएक्शन करते हैं, प्लस आपने उनके ऑक्साइड्स की भी प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब चलते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी पर, जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। पानी के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। चल भाई,
मेटल्स नॉर्मली क्या होता है, मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स react with water to give metal oxide and hydrogen gas। ठीक है, तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं, ज्यादातर मेटल्स देखा जाए तो मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ और देता है मेटल का ऑक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, पर सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, नॉट ऑल मेटल्स, ऐसा लिखो, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सभी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इनकी हम बाद में बात करेंगे, जो नहीं रिएक्ट करते, पहले उनकी बात करते हैं जो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, some oxides, हाँ सही तो था, some oxides react with water to form metal hydroxides। अरे ये क्या बात हो गई, तो अपने डिस्कस किया हुआ है ना पहले ही। देखो कि मेरा मेटल है सपोज सोडियम, ठीक है, इसको मैं रिएक्ट करवाऊं वाटर के साथ, तो पहला स्टेप क्या है, सोडियम ऑक्साइड मिलना चाहिए, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन हमने आगे क्या पढ़ा कि अगर ये ऑक्साइड वाटर में सॉल्यूबल है, इसका जो ऑक्साइड बना यानी कि ये अगर ये वाटर में सॉल्यूबल है तो ये क्या बना देगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देगा। और ऐसा होता है कि Na2O जो है ना, ये वाटर में सॉल्यूबल है। ठीक है, ये वाटर में सॉल्यूबल है, तो आपको Na2O मिलेगा ही नहीं, ये तुरंत पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो इसका रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखते हैं अपन Na प्लस H2O। ठीक है, ये देगा आपको क्या, सीधा NaOH प्लस H2 गैस और प्लस हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक लिख लो। ऐसा ही सेम पोटेशियम के लिए भी होता है। ठीक है, सेम टू सेम। तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाना चाहिए था, बट क्योंकि ये वाटर में सॉल्यूबल है सोडियम ऑक्साइड, इसलिए डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस तो यहाँ रिलीज हुई थी, है ना, वो हाइड्रोजन गैस रहेगी। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक है, तो इस दौरान जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हीट तुरंत इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, जला देगा। ठीक है, हाइड्रोजन को ये हीट क्या करेगा, जला देगा, तो वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसलिए सोडियम वगैरह अगर पानी वानी में डाल दिया जाए तो वो आग पकड़ लेता है। या अपन ने देखा कि सोडियम को अगर अपन खुले में रखें एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके भी आग पकड़ लेता है ना। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं ना, सोडियम और पोटेशियम इन सबको हम केरोसिन में डुबा के रखते हैं। ठीक है, केरोसिन जैसे किसी सॉल्वेंट में डुबा के रखते हैं ताकि ये एटमॉस्फेयर के साथ या मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, क्योंकि उनके साथ कांटेक्ट में आएगा तो आग पकड़ लेता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा ओके, अब मैंने क्या बताया कि ये तो हाईली एक्सोथर्मिक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जो हाईली एक्सोथर्मिक नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा, एक मिनट, ओके, तो हमारा कैल्शियम रिएक्ट करता है जब वाटर के साथ, तो ये भी जो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा, नॉर्मली ये बनाना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, पर ये वाटर सॉल्यूबल है तो ये भी नहीं मिलेगा आपको, ये तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, और H2 गैस निकलेगी और यहां भी हीट निकलेगी, पर ये हीट ना इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हाइड्रोजन को जला सके। एक्सोथर्मिक तो है बट लेस एक्सोथर्मिक है। ठीक है, इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस होती कि हाइड्रोजन जल जाए। पर इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। क्या इंटरेस्टिंग चीज होती है, देखो ये कैल्शियम का मेटल है, ये पानी है, ठीक है, आपने इसमें मेटल को डुबाया, ठीक है, जैसे ही रिएक्शन हुआ ना, ये मेटल ना ऊपर आके तैरेगा, नीचे नहीं डूबेगा। ठीक है, ऊपर आके तैरने लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब ये अंदर गया, यहाँ पर रिएक्शन हुआ तो आपने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ साथ क्या बना, हाइड्रोजन बना। तो हाइड्रोजन क्या है, पानी में नहीं रुकेगा, हाइड्रोजन गैस है ना, तो पानी में नहीं रहेगा, वो तो ऊपर आना चाहेगा क्योंकि वो हल्का होता है वाटर से, है ना। तो उसके बबल्स आएंगे यहाँ, ठीक है, वो बबल्स यहाँ पर चिपक जाएंगे, किसके, कैल्शियम मेटल जो है ना उसके सरफेस पे नीचे की तरफ ये बबल्स चिपक जाएंगे
और ये बबल्स खुद ऊपर जा रहे हैं तो साथ साथ में मेटल को ऊपर लेके आ जाएंगे, तो आपका कैल्शियम सरफेस पर तैरेगा। किस वजह से? ये बबल्स इसके सरफेस से चिपक जाते हैं इसलिए। किसके बबल हैं? हाइड्रोजन के बबल्स हैं। क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब ये तो हो गई कैल्शियम की बात। अच्छा, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, ठीक है, तो मैग्नीशियम नॉर्मल वाटर यानी कि ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम के लिए हॉट वाटर चाहिए, गर्म पानी से रिएक्ट करता है, ठीक है, और बनाएगा वही MgOH वोल्ट। वैसे भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। पर इसमें क्या होगा? अच्छा हाँ, ये देखा आपने, इसमें खास ध्यान रखना है हॉट वाटर। तो क्या क्या चीज़ आपने पढ़ी? आपने सोडियम के बारे में पढ़ा, सोडियम और पोटेशियम का दोनों का सेम, ठीक है, कि वो क्या है, वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, आग पकड़ लेते हैं, है ना। क्लियर है? फिर आपने कैल्शियम के बारे में पढ़ा, कैल्शियम भी हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करता है, पर वो आग नहीं पकड़, उसमें हाइड्रोजन जो है वो आग नहीं पकड़ता। सोडियम वाले केस में हाइड्रोजन आग पकड़ लेता है, राइट। मैग्नीशियम में देख रहे हो कि ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, किससे करेगा? हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, इसके लिए गर्म पानी चाहिए। इसी तरह का प्रोसेस होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, अब अपन बात करें एल्यूमिनियम की, ठीक है। एल्यूमिनियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पर ये ऐसे नहीं बनाएगा, ठीक है, ये नॉर्मली एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं बनाएगा। यहां पर आपको ये पानी नहीं चाहिए, आपको यहां पर क्या चाहिए? स्टीम चाहिए। क्या चाहिए? स्टीम चाहिए। स्टीम भी एक तरह का वाटर ही है ना, वाटर का वेपर हुआ, है ना। तो समझ में आ रहा है कैसे जा रहे हैं अपन? स्टार्टिंग में नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम को गर्म पानी से, एल्यूमिनियम, जिंक, इन सबको अगर आपको रिएक्ट करवाना है तो ये गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं करते, ठंडे पानी से भी नहीं रिएक्ट करते, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, यानी कि वाटर का गैस फॉर्म से रिएक्ट करते हैं ये लोग, ठीक है, और देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2 गैस, ठीक है, फाइन। और इनके साथ साथ आप आयरन को भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, आयरन, जिंक और कौन सा बोला? एल्यूमिनियम, ठीक है, रिएक्ट विथ स्टीम, ये लिख लेना पॉइंट। अच्छा, अब इसके बाद मैंने एक लिस्ट आउट करके रखा था यहाँ पर, स्पेशल से अलग से पॉइंट बना के रखा था कि कुछ मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ, कुछ भी कर लो, जला लो, आग लगा दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं वो? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ठीक है, ये मेटल्स करेंगे ही नहीं, स्टीम भी लगा दो, नहीं रिएक्ट करना है, पानी से रिएक्ट करना ही नहीं है भाई अपने को, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर बात हो गई किसकी? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। क्लियर है? अलग अलग मेटल्स वाटर के साथ किस किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये अपन ने डिस्कस किया। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी मेटल्स का रिएक्शन विथ एसिड। अब बात करें अगर मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाया जाए, मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिड का रिएक्शन करवाया जाए तो आपको मिलता है सॉल्ट प्लस, सॉल्ट के साथ मिलेगा आपको हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 गैस मिलती है आपको। अच्छा, फॉर एग्जांपल अपन ले लें, अगर सपोज सोडियम की बात करूं मैं, सोडियम को रिएक्ट कर रहा हूं मैं डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? NaCl मिल जाएगा प्लस H2 गैस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये HCl का Cl ले लिया इसने, है ना, और H2, तो बैलेंसिंग अगर करूं मैं तो इसको ऐसा लिख दो ना, HCl का भाई एक्वस फॉर्म लगा रखा है हमने, है ना, तो 2HCl 2 और 2, है ना। तो इस हिसाब से सॉल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, ठीक है, ये मिल गया अपने को। ओके, आप किसी और का भी ले सकते हो भाई, मैग्नीशियम का ले लो, मैग्नीशियम और HCl का रिएक्शन करवा लो तो आएगा कितना? MgCl2 प्लस H2। अब बैलेंसिंग अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो ये बात हो गई मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन की। ओके, अब इसमें ना, ये तो नॉर्मली एसिड्स की बात हुई, एक एसिड ऐसा भी है बच्चों, ठीक है, जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। क्या है? नाइट्रिक एसिड, HNO3, ठीक है। जब इसके साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं ना, ठीक है, इसके साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो मेटल्स प्लस HNO3 गिव्स सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन नहीं मिलेगा यहां पर, आपको NO2 मिल सकता है, NO3 मिल सकता है, NO मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, यानी ऐसा सिंपली लिख दो ना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन,
ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नो हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। ठीक है, ये याद रखना खास करके, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का रिएक्शन है कि जब आपके मेटल्स नॉर्मल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट तो देते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। उसके बदले आपको कोई ऑक्साइड मिल जाएगा नाइट्रोजन का, NO2 मिल सकता है, NO3 मिल सकता है, NO मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? बिकॉज HNO3 oxidizes H2 and gets reduced to oxide of nitrogen। ठीक है, ये खास याद रखना। बोलेंगे कंपाउंड X reacts with metals, है ना, to give salt plus oxide of nitrogen। Which acid, sorry, what is the name of the compound? ठीक है, एक कंपाउंड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल का सॉल्ट देता है और नाइट्रोजन का ऑक्साइड देता है। ठीक है, तो वो कौन सा कंपाउंड है और ये भी बताओ कि वो इस तरह का ऑक्साइड क्यों देता है। ठीक है, तो वो कौन सा कंपाउंड है? HNO3 है, यानी कि नाइट्रिक एसिड है। और ऐसा क्यों करता है तो उसका आंसर आप बता दोगे कि क्योंकि वो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होना चाहिए नॉर्मली, उस हाइड्रोजन को वो ऑक्सीडाइज कर दे रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। अगर भाई उसको ऑक्साइड कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो खुद तो रिड्यूस होगा ही ना। जो सब्सटेंसेस किसी और को ऑक्सीडाइज करते हैं ना, वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं, और वो किसी को रिड्यूस करते हैं तो खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। ऐसा होता है इसका मतलब। ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, अब ये HNO3 भी जो है ना बच्चों, ये कुछ मेटल्स के साथ भेदभाव भी करता है। ठीक है, आपने पढ़ा कि ये होता है, लेकिन अगर मेटल मैंगनीज या मैग्नीशियम है, ठीक है, मैंगनीज या मैग्नीशियम, ठीक है, ठीक है, इनके साथ डाइल्यूट फॉर्म में अगर HNO3 यूज किया जाए, बहुत ज्यादा डाइल्यूट, ठीक है, हाईली डाइल्यूट लिख दो, हाईली डाइल्यूट मतलब बहुत ज्यादा पानी मिला हो नाइट्रिक एसिड में, बहुत कम अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड है और ज्यादा अमाउंट में पानी है। अगर ऐसा रिएक्शन करवाया जाए मैंगनीज या मैग्नीशियम के साथ, तब आपको सॉल्ट के साथ H2 गैस मिल सकती है। ठीक है, बाकी मेटल्स के साथ नहीं देगा, पर इन दो मेटल्स के साथ दे देगा हाइड्रोजन, छोड़ देगा, नहीं करेगा ऑक्सीडाइज इसको। बाकी सब में ऑक्सीडाइज कर दे रहा था ना, इन दोनों के साथ छोड़ देता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि ये खुद कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। अब ये जो बच्चों HNO3 है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है। अगर आप कॉन्सनट्रेटेड HNO3 को कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ मिक्स कर दो, ठीक है, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर जो होता है इनका, ठीक है, ये कहलाता है एक्वा रेजिया। क्या कहलाता है ये? एक्वा रेजिया। अगर आपने इसका नाम नहीं सुना तो आज सुन लो, ये बहुत ही जबरदस्त कंपाउंड है। मतलब कंपाउंड कैसा है, ये दोनों का मिक्सचर है, HNO3 और HCl का मिक्सचर है ये, ठीक है, वो भी कैसा है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, डाइल्यूट नहीं। दोनों कॉन्सेंट्रेटेड को मिक्स कर दोगे तो कहलाता है एक्वा रेजिया, जो कि गोल्ड जैसे चीज़ों को डिजोल्व कर देता है। आप इसमें सोना डाल दोगे, सोना गल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि अंदर सोना है, डिजोल्व हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये मिक्सचर काफ़ी हाईली कोरोसिव होता है। ठीक है, ये तो मतलब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दिया मैंने, टेक्स्ट बुक में था। इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। पुराने समय में ना लोग जो अल्केमिस्ट वगैरह होते थे ना, जिनको केमिस्ट्री वगैरह का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता था, तो वो लोग क्या करते थे ना, ऐसे राजाओं के पास रखे रहते थे ये लोग, आदमी होते थे ये लोग। तो अगर कभी कोई शत्रु ने हमला कर दिया तो इस तरह से गोल्ड को डिजोल्व कर दिया जाता था एक्वा रेजिया में डाल के। ओके, तो चलते हैं आगे। ओके, अब चौथी प्रॉपर्टी है हमारी, अरे यार ये तो ये ना दूसरा मार्कर का है भाई, चौथी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, नहीं, with solution of other metal salts। मतलब किसी और मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन है, उसके साथ कोई एक मेटल रिएक्ट करे तब क्या होता है।
अरे ये चीज हमने पढ़ी हुई है यार। कैसे पढ़ी हुई है? देखो फॉर एग्जाम्पल एक मेटल है मेरा जिंक, ये मेटल है, और एक मेटल का सॉल्ट कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर मेटल का सॉल्ट है ना। अगर आप इसका डाइल्यूट फॉर्म लो, यानी इसका सोल्यूशन लो, एक्वस कॉपर सल्फेट लो, उसके साथ जिंक का रिएक्शन करवाओ, तो क्या होता है ये सबको पता है। जिंक सल्फेट प्लस Cu मिलता है ना। तो क्या होता है कि एक मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उस मेटल को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेता है। ये मेटल इसको लात मार के हटा देगा और खुद जाके वहां चिपक जाएगा और ये भाई साहब अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, और ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी की सीरीज पे, है ना। अगर आप कॉपर मेटल को जिंक के सॉल्ट में डाल दो, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, तब ये आपको CuSO4 मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर जिंक सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कोई ला दिया आपने, तब वो जिंक को लात मार के हटा सकता है। ठीक है, यहाँ जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए उसने हटा दिया। तो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा ना, तो ही वो अपने से लेस रिएक्टिव वाले को हटाएगा। लेस रिएक्टिव वाला हाई रिएक्टिव वाले को नहीं हटा सकता। ठीक है, तो इसकी ये कंडीशन है। तो ये होगा कब नहीं होगा, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको यहां पर डिस्कस करके बताऊंगा, और साथ साथ मैं आपको उसको याद करने का एक तरीका बताऊंगा। तो ये रहा हमारे सामने दो मेथड याद करने का रिएक्टिविटी सीरीज को। ठीक है, हाईली रिएक्टिव ऊपर है और लेस रिएक्टिव नीचे है। ठीक है, दोनों में ऐसा ही है। ये मेथड ज्यादातर देखने को मिलता है, ज्यादातर स्कूल्स में चलाया जाता है, इंटरनेट वगैरह में भी आपको ये सर्च करके मिलेगा। ये मेथड कहीं नहीं मिलेगा, ये मेथड मेरा बनाया हुआ है, एकदम चकाचक नया नया फ्रेशली प्रिपेयर्ड। हाँ, अगर आपको ये ज़्यादा पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना, और एकदम बेकार लगता है तो भी मेंशन करना, अरे यार फालतू था, दम नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा जो सब जगह ज़्यादा चलता है, पुराना वाला मेथड। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। तो देखो कैसे याद करेंगे अपन। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय। कई बार आप हर को निकाल भी सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय। मुझे ज़ेब्रा कहना बंद कर दो, इस सेंटेंस का मतलब है। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। ठीक है, आई लाइक कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय, मुझे ये पसंद है कि लोग मुझे स्मार्ट गाय कहें। या फिर आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय, मैं चाहता हूं कि वो जो है वो मुझे स्मार्ट गाय बुलाए। ठीक है, अच्छा, वो मतलब लड़की, HER हर, वो इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, बट हाइड्रोजन इज नॉट मेटल, राइट। सो इसलिए मैंने मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज से उसको थोड़ा सा अलग ही रखा है। ठीक है, अच्छा, तो प्लीज का P है, उसके लिए पोटेशियम है, स्टॉप के S के लिए सोडियम है, Ca कॉलिंग कैल्शियम है, M के लिए मैग्नीशियम है, A के लिए एल्यूमिनियम है, ज़ेब्रा के Z के लिए जिंक है, फिर I फॉर आयरन है, लाइक L के लिए लेड है, फिर हर का हाइड्रोजन है, ये तो मेटल नहीं है इसलिए मैंने इसको बाहर ही रखा हुआ है। कॉलिंग के C के लिए कॉपर है आपका, मी के लिए मर्क्यूरी है, और स्मार्ट के S के लिए सिल्वर है, गाय के G के लिए गोल्ड है। ठीक है, तो आप इसके इंडिविजुअल एक एक वर्ड प्रिपेयर कर सकते हो कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो भी चलेगा, आई लाइक कॉलिंग मी स्मार्ट गाय। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गई उस मेथड की बात। और ये जो नया मेथड मैंने बनाया इसमें क्या है, देखो, प्लीज सर कॉल मी एट जू इन लखनऊ, या एल से आप अपने आसपास के किसी भी इलाके का नाम दे सकते हो अगर आपके पास कोई इलाका है एल नाम से तो। ठीक है, टू सी मंकी स्नेक्स एंड जिराफ। ठीक है, तो सर मुझे जू पर बुलाइए, कहां? लखनऊ में। ठीक है, किस लिए? टू सी मंकीज स्नेक्स जिराफ। ठीक है, बंदर सांप और जिराफ वगैरह देखने के लिए मुझे जू में बुलाइए, कहां? लखनऊ में, ये याद रखना है। ठीक है, तो प्लीज के P के लिए आपका क्या हो गया? पोटेशियम हो गया। सर के S के लिए क्या हो गया? सोडियम हो गया। कॉल Ca के लिए कैल्शियम हो गया। M के लिए मैग्नीशियम हो गया। A से एल्यूमिनियम हो गया। Z जू का आपका जिंक हो गया। I से आपका आयरन हो गया। L लखनऊ के लिए लेड हो गया। C फॉर कॉपर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ C है। ठीक है, मंकी M से मर्क्यूरी, स्नेक S से सिल्वर, जिराफ G से गोल्ड। जिराफ की जगह आप गोरिल्ला वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी G के जानवर का नाम लिख सकते हो। तो प्लीज सर कॉल मी एट जू इन लखनऊ। ठीक है, टू सी मंकी स्नेक्स एंड जिराफ, याद रहेगा आपको। तो इसमें से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, जो भी आपको रिवाइज करना हो, आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे, इसको थोड़ा देता हूं मिटा। अब अगला जो पॉइंट है ना बच्चों, वो आप
एक प्रॉपर्टी की तरह भी ट्रीट कर सकते हो मेटल्स के, या आप ये भी कह सकते हो कि एक सेपरेट टॉपिक ही है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर्टी की तरह जाओ, ठीक है, तो मैं क्या बताऊं कि मेटल्स रिएक्ट विथ, प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जब मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब। ठीक है, मोस्टली, ठीक है, मोस्टली। ठीक है, तो ये अगर प्रॉपर्टी के हिसाब से जाया जाए तो इतना ही होगा। ठीक है, और एक मतलब एक अलग सा सेपरेट टॉपिक के हिसाब से समझें अपन। ठीक है, तो उसमें अपन इसको आने वाले वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकता, ये सिर्फ प्रॉपर्टी की बात चल रही थी। नया वीडियो, नया टॉपिक, नया टाइम, तब तक के लिए थोड़ा सा कर लो वेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।